नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज ये करंट अफेयर का एमसीक्यू का नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन जो हमने किया हुआ है उसके एमसीक्यू को करते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी आज तक मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन में जनवरी से लेकर नवंबर तक का, उन सभी के करंट करेंगे हम लोग। इसीलिए इससे पहले के भी जो 18 वीडियो अपलोड हैं उनको भी जाकर देखिएगा, आज का भी देखिएगा और कल का भी देखिएगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन भी मैं लाऊंगा, वीक में 1-2 दिन तो लाऊंगा ही, जिसमें वीक के सारे टॉपिक में कंपाइल कर दूं। लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक ही महीना बाकी है। बस 13 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम होगा, 13 दिसंबर को आपका प्रीलियम होगा। ये मान कर चलिएगा कि उस दिन ही होगा, श्योर हो जाइएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से एमसीक्यू हैं आपके लिए। ओके, कल के वीडियो में वेनेजुएला का जो क्वेश्चन था वो हमने लास्ट क्वेश्चन के रूप में किया था और आज उससे अगले का क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। जरा ध्यान से पढ़िएगा कथनों को और उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा स्ट्रेटजी है कि एग्ज़ाम में, प्रीलियम एग्ज़ाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और उसके अलावा करंट अफेयर, ये वो सेक्शन है, बिहार स्पेशल इंक्लूड करके चलिएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में। ये वो सेक्शन है जिसके द्वारा आप पीटी को क्लियर कर सकते हैं आसानी से। साइंस और इकोनॉमिक्स जो होते हैं ये आप निसंदेह पढ़कर जाएं। एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आए आपको उसका ज़रूर ही लगाइएगा। हो सकता है आसान पूछे या कठिन पूछे, लेकिन साइंस और इकोनॉमिक्स जो होता है इस पर आप 100% ट्रस्ट करके नहीं जा सकते हैं कि मैं साइंस के सभी सही कर दूंगा, इकोनॉमिक्स के सभी सही कर दूंगा, कि उसका दायरा बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। और बाकी करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो सेक्शन है इसमें आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा प्रीलियम एग्ज़ाम में। पीटी पेपर में भी इन सब्जेक्ट के सवालों को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, वर्तमान में 23 फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित है, लेकिन खरीद गेहूं और धान की ही की जाती है। तंबाकू इस प्रणाली के अंतर्गत नहीं शामिल है। एमएसपी प्रणाली में तंबाकू शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, यहाँ पर दूसरा गलत है। सरकार 22 अधिसूचित फसलों के एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा करती है। ओके, तो कुल 23 फसल हो गए। अधिसूचित फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, रबी की 6 फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। जब भी खरीफ और रबी का सीजन शुरू होता है तो उससे पहले बंधुओं आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आ जाता है सीजन शुरू होने के 1 से 1.5 महीने पहले ही, बुआई शुरू होने के 1 से 1.5 महीने पहले ही ये चीज़ आ जाता है कि सरकार जो है वो इन फसलों पर एमएसपी बढ़ा सकती है, घटा सकती है, बढ़ा दिया है, घटा दिया है। तो ये हर सीजन के पहले होता है, आप गौर कीजिएगा। जैसे अभी अब रबी का सीजन शुरू होने वाला है तो उससे पहले ही एमएसपी की घोषणा हो जाएगी। ओके, वर्तमान में 23 फसलों के एमएसपी अधिसूचित है, लेकिन खरीद गेहूं और धान की ही की जाती है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करती है। पीडीएस सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसमें अन्न मुफ्त में दिए जाते हैं गरीब लोगों को, ये सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। उसके लिए सरकार अन्न कहाँ से लाती है? तो एमएसपी पर ही खरीदती है किसानों से, जिससे किसानों को भी पैसा मिल जाता है और वही जो खरीदा हुआ धन होता है वही आपको देती है सरकार। अगला है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की घोषणा की गई है। एमएसपी की घोषणा किसके आधार पर की जाती है? A2 में कीटनाशकों पर व्यय शामिल नहीं है। आपने सुना होगा A2 कॉस्ट होता है, A2 + FL कॉस्ट होता है। ये अलग अलग कॉस्ट निकालने का है कि भाई एमएसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है। जैसे स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों को अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे तो उन्होंने क्या बोला था, अगर किसी वस्तु का दाम 100 रुपया लागत है, लागत बन रहा है किसानों का 100 रुपया, तो उस पर 150 का एमएसपी मिलना चाहिए। यानी कि मिनिमम 50% का प्रॉफिट तो उनको होना चाहिए। ये एमएसपी का फॉर्मूला किसका था? स्वामीनाथन आयोग का था। लेकिन अभी वर्तमान में कौन कौन से फॉर्मूले चल रहे होते हैं, जरा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि A2 क्या है, A2 + FL क्या है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है। यहाँ पर कीटनाशकों पर व्यय, जो भी किसान व्यय करते हैं वो भी A2 में शामिल होता है। सरकार ने अपनी घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर आधारित की है, जिसमें एमएसपी निर्धारित करने के लिए 3 प्रमुख सूत्रों का विवरण दिया गया है। A2 किसी विशेष फसल के उत्पादन में किसान द्वारा किया गया व्यय है। जैसे मान लीजिए धान है, धान के उत्पादन में पहला क्या होगा भाई? तो बीज। दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा खाद। तीसरा क्या हो सकता है? तो सिंचाई हो सकती है तीसरी खर्च।
ये 3 मुख्य रूप से खर्च हुए। एक और हो सकता है मजदूरी, इसको आप भूल ही जाते हैं। ये 4 मान लेते हैं हम लोग, 4 इसमें खर्च हैं। वैसे जुताई वगैरह भी खर्च होता है, कई सारी चीज़ और भी खर्च होते हैं, लेकिन इन 4 को हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ये किस में आ जाएगा, ये A2 में आ जाएगा। अब सरकार ने देखा कि इन चारों को मिलाकर किसान 50 रुपया खर्चा कर रहा है, तो सरकार MSP रख देगी कितना रुपया, तो 60 रुपया रख दी। किसानों को मात्र 10 रुपये का बेनिफिट हुआ। स्वामीनाथन आयोग ने क्या बोला था कि कम से कम 75 रुपया आप क्या करेंगे, तो MSP देंगे, जिससे उनको कम से कम कितना होना चाहिए, तो 50% का मुनाफा तो होना ही चाहिए, 1.5 गुना मिलना चाहिए, ये बोला गया था कि स्वामीनाथन आयोग में। ओके, देखिए यहाँ पर अगला क्या है, इसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पट्टे पर ली गई भूमि, किराए पर लिया गया मजदूर, मशीनरी, ईंधन पर होने वाला व्यय, सब कुछ इसमें शामिल होता है। A2+FL किसानों द्वारा वहन की गई लागत और परिवार के श्रम मूल्य। आपने किसानों के परिवार का श्रम मूल्य तो निकाला ही नहीं। आप 8 घंटे कहीं पर काम करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता होगा, अगर आप वर्किंग हो गए तो। और किसान अगर 12-12 घंटे रात को 2 बजे भी उठकर गेहूँ में पानी डालने के लिए जाना पड़ता है ना, तो उसके लिए तो उसको कोई पैसा नहीं आप जोड़ रहे हैं। तो वही A2+FL में क्या है, तो किसान के परिवार के द्वारा जो श्रम किया गया है वो FL में आ जाता है। C2 एक व्यापक लागत है जो A2FL के साथ स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराया, मूल्य, अस्थायी पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया, ये सब कुछ शामिल करता है। ये सब क्या है, तो MSP जो सरकार तय करती है, तो कोई तो फॉर्मूला होगा ना उसका, तो वही फॉर्मूला है क्या, तो वही है A2+FL, और A2FL है, एक है C2, ये अलग अलग फॉर्मूले हैं किसको लेकर, तो MSP निर्धारण को लेकर। MSP पर स्वामीनाथन समिति की स्थापना कब की गई थी, अगला सवाल आ गया। ये चर्चा में था, मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको। इसका आंसर हो जाएगा A, 2004 में स्वामीनाथन समिति की स्थापना की गई थी। कब किया गया था, तो 2004 में। हाल ही में इजराइल और लेबनान संघर्ष चर्चा में था। कौन सा देश लेबनान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, लेबनान आपको पता ही है चर्चा में है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, भूमध्य सागर के तट पर एक छोटा सा देश है, बहुत खूबसूरत देश हुआ करता था, लेकिन धार्मिक संघर्ष, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, शिया, सुन्नी और ईसाई, उसके अलावा जो यहूदी, ये चारों तरफ से इतना अशांत कर दिया इस देश को कि ये देश बर्बाद हो चुका है, बर्बाद ही हो गया है। ऊपर से ईरान समर्थित वहाँ पर हिजबुल्लाह जैसे गुट भी थे। आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है, तो सीरिया और इजराइल की डायरेक्ट सीमा लगती है, जॉर्डन की सीमा इससे नहीं लगती है, इसका आंसर C हो जाएगा। इंडोनेशिया चुनाव चर्चा में था। कौन सा देश इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इंडोनेशिया में चुनाव हुआ था, यहाँ के राष्ट्रपति जब बदले थे, मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा देश है जो इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मलेशिया, ईस्ट तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, कौन सा देश है जो इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर की डायरेक्ट सीमा नहीं लगती है इसमें। भारत में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम कब लागू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा A, 1885 में लागू किया गया था। इसमें संशोधन किया गया था हाल ही में टेलीकॉम एक्ट में, 1885 का जो टेलीग्राफ अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया था हाल ही में। ओके, यह कानून 1 अक्टूबर 1885 को लागू किया गया था, कांग्रेस की स्थापना से कुछ दिन पहले। हालांकि समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आपातकाल के समय या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में टेलीफोन संदेशों को रोकने, टैप करने और निगरानी करने की शक्ति प्राप्त है। भारत सरकार आपके टेलीफोन को टैप कर सकती है, रोक सकती है, सुन सकती है, निगरानी कर सकती है, ये सब करने का भी अधिकार उसको प्राप्त है। अगर उसको संदेह होता है तो सभी फ़ोनों को नहीं सुनती है वो, लेकिन बहुत सारे ऐप भी हैं ऐसे, जैसे टेलीग्राम को छोड़कर व्हाट्सएप से विवाद चल रहा है भारत सरकार का, फेसबुक पर आप कोई मैसेज वगैरह एक्सचेंज करते हैं, जीमेल पर कोई एक्सचेंज करते हैं, तो भारत सरकार या सरकारी एजेंसियां जो हैं सुरक्षा तंत्र, वो कभी भी उसको पढ़ सकती हैं, आसानी से उसको खोल सकती हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 चर्चा में है। इसमें केवल जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण शामिल है। इसमें केवल जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण शामिल है। फ्लोरा एंड फौना हम पढ़ते हैं, हम तो पेड़ पौधे भी सब पढ़ते हैं इसमें, तो क्या ये सही हो जाएगा पहला। पुनर्गठन अधिनियम के परिणाम स्वरूप यह अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। 370 हटने के पश्चात ये अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होता है। जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण क्या राज्य सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, और एक तीसरे कौन सा होती है, समवर्ती सूची, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बताइए इसका क्या आंसर हो जाए। कितना शानदार सवाल है ये,
ये तो यूपीएससी पीटी में भी पूछा जा सकता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा दोनों गलत है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों पौधों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण यानी कि फ्लोरा एंड फौना यानी कि पेड़ पौधे और वन्य जीव दोनों के संरक्षण की बात करता है। ये जैसे लाल चंदन है तो वो भी संरक्षित में आता है, बहुत कम संख्या है उनकी, आप उसको काट नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे शेर है, हाथी है, बाघ है, ये सब जो प्रजातियां हैं इनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये सब के सब 1972 में एक्ट बनाकर दुनिया का पहला अधिनियम था। स्टॉकहोम में जब सम्मेलन हुआ उसके पश्चात से दुनिया का पहला अधिनियम भारत में ही बना था, जहाँ पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को संरक्षित किया गया था कठोर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। भारत का कानून बहुत कठोर है। आप चिड़ियाघर में भी जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि अगर आप वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाएंगे तो आपको जेल हो सकती है। तो बहुत कठोर कानून है भारत में। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में ही हुआ था। उनके आवास प्रबंधन, जंगली जानवर, पौधे, उनसे बने उत्पादों के व्यापार, विनिमय और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन तथा वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस फैक्ट को भी कृपया ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी की यूएई यात्रा एक मंदिर के उद्घाटन के कारण चर्चा में है। यूएई की राजधानी कहाँ है? आपको पता होगा BAPS, जो अक्षरधाम मंदिर वगैरह समूह देखते हैं वो BAPS समूह के तहत ही आता है। तो BAPS समूह का एक मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यूएई में किया गया था। आपको पता होगा उसमें खूब चर्चा में था कि यूएई में मंदिर बन रहा है। भारत के प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पर यात्रा पर भी गए थे, उन्होंने उद्घाटन भी किया था। और ये पूछा गया कि यूएई की राजधानी कहाँ है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अबू धाबी है यूएई की राजधानी। एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछता हूँ मैं, यूएई की सीमा किन किन देशों से लगती है? स्थलीय सीमा की मैं बात कर रहा हूँ। स्थलीय सीमा जो है वो किन किन देशों से लगती है ये आप मुझे बताएंगे। यूएई वगैरह जो देश हैं चर्चा में रहते हैं, इसलिए आप मुझे बताइएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, इसी के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2024 से प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा महत्वपूर्ण रही है क्योंकि वे अबू धाबी में बोचस निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित एक मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 2015 के बाद यूएई की उनकी 7वीं यात्रा है जो द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ते महत्व को दर्शाती है। I2U2 किससे संबंधित है? ये बहुत आसान हो गया, भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई। कौन है I2U2 में? तो इसको माना जा रहा है मिडिल ईस्ट का क्वाड। क्या माना जाता है? मिडिल ईस्ट का क्वाड। मिडिल ईस्ट किसको कहा जाता है? तो ये जो भारत, ईरान से लेकर आप इजराइल तक चले जाइए, ये जो पूरा रीजन है, इसमें अरब पेनिनसुला को भी आप मिला सकते हैं। ये पूरा रीजन मिडिल ईस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो मिडिल ईस्ट का इलाका है इसका क्वाड माना जाता है। किसको? I2U2 का। एक तो क्वाड है जिसमें 4 देश शामिल हैं और इसमें कौन कौन से हैं? तो भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई है ना। इसमें से 3 लोकतांत्रिक देश हैं और एक राजतंत्रीय व्यवस्था वाला देश है यूएई। ओके, अगला सवाल है कि यूएई की काफिला प्रणाली क्या है? यूएई में काफिला प्रणाली है। काफिला प्रणाली जो चर्चा में रहता है, क्या है ये? इसका आंसर हो जाएगा बी, यह नियोक्ताओं से संबंधित शक्तियां हैं। जो नियोक्ता होते हैं, जो आपको हायर करते हैं, उनके पास में यूएई में कुछ शक्तियां विशेष रूप से दी जाती है जिसको काफिला प्रणाली कहा जाता है, जिसमें वो आपके पासपोर्ट वगैरह रख लेते हैं। वो तय करते हैं कि आप कब घर जाओगे, कब घर नहीं जाओगे। हाल ही में एक मूवी भी आई थी मलयालम भाषा की, पृथ्वीराज सुकुमारन था उसमें एक्टर। आपने उस मूवी को भी देखा होगा, तो उसमें भी आपको पता चला होगा काफिला प्रणाली कितनी खतरनाक होती है, या अगर आप इन देशों में जाते हैं और आप भटक जाते हैं तो कितनी खतरनाक हो जाती है वो। देखिए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये नियोक्ताओं से संबंधित शक्ति है। काफिला प्रणाली जो नियोक्ताओं को अप्रवासी मजदूरों को विशेष रूप से कम वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत लोगों पर काफ़ी अधिकार प्रदान करती है। ये अगर आप बहुत अच्छे खासे पढ़ लिख के जा रहे हैं, कोई विशिष्ट बड़ी कंपनी में नौकरी करने जा रहे हैं, तब तो आप पर लागू नहीं होता है। लेकिन आप छोटे मजदूरी करने वहाँ पर जा रहे हैं तो काफिला प्रणाली कई सारे लोगों के लिए बड़ा ही दुखदायी होता है। उनके पास शक्तियाँ नहीं होती। मानवाधिकार के लिए महत्वपूर्ण चिंताएं प्रस्तुत करती है। खराब जीवन परिस्थिति में आपको रखा जाएगा और आप उससे निकल के भी नहीं जल्दी आ सकते। आपका पासपोर्ट जमा कर लिया जाता है। पासपोर्ट का जब्त होना, वेतन में देरी, खराब जीवन स्थिति जैसी घटनाएं इस प्रणाली के तहत प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है। भारत सरकार ने समय समय पर सऊदी अरब और यूएई, इन सभी देशों में कुछ कुछ इस तरह की प्रणाली मौजूद है। इन सभी देशों के समक्ष इस चीज़ को उठाया है कि इसको कृपया करके बंद कीजिए, लेकिन वो नहीं करते हैं बंद। अगला है, हाल ही में HAPS खबरों में था। यह निम्न से संबंधित है। किससे? HAPS ये खबरों में था।
ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूएवी प्रौद्योगिकी के लिए उपग्रह प्रणाली है ये। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL ने हाल ही में उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह HAPS का सफल परीक्षण किया है, जो मानव रहित हवाई वाहन UAV प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसको जरा इंग्लिश में भी देखते हैं, क्योंकि हिंदी में कई बार आपको नहीं याद होगा। ये सैटेलाइट सिस्टम फॉर UAV टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है, HAPS को। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट छद्म सैटेलाइट बोलते हैं। स्यूडो का मतलब ये होता है छद्म, स्यूडो फोर्स पढ़ा होगा अगर आपने, छद्म फोर्स जो लगता है, तो स्यूडो सैटेलाइट है, छद्म सैटेलाइट इसको माना जाता है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL। CSIR तो आप कभी नहीं भूलेंगे, CSIR कभी कभी कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही याद होंगी आपको। CSIR तो आप पढ़ते हैं, लेकिन उसको पूरा हिंदी में रूपांतरण नहीं पढ़ते हैं आप। और NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज recently conduct successfully test on a high altitude pseudo satellite, marking a significant milestone in unmanned aerial vehicle technology। unmanned aerial vehicle जो टेक्नोलॉजी होता है, UAV जो टेक्नोलॉजी होता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था HAPS। ओके, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए ये जो था ऊपर एक संस्था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है आपसे। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हिंदी में नहीं ध्यान में रहेगा आपको। PT एग्जाम की यही खासियत होती है कि वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास में पेपर मौजूद होता है। मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि बहुत सारे सवालों को आप इंग्लिश में भी पढ़ कर कीजिएगा, क्योंकि लिखा रहता है कि अगर हिंदी इंग्लिश में विवाद होता है क्वेश्चन को लेकर, तो इंग्लिश को मान्यता दी जाती है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर इंग्लिश में तैयार करते हैं वो। अपना भी ये जो MCQ है ये ओरिजिनल इंग्लिश में ही तैयार हुआ है। मैं आपको ये कह रहा हूँ एग्ज़ाम में भी इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि कई बार कुछ शब्द जो हैं वो आपको हिंदी में नहीं समझ में आएंगे, लेकिन इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है गुरु? तो बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय, बेंगलुरु में है। C इसका आंसर हो जाएगा। CSIR का एक घटक NAL, जिसकी स्थापना 1959 में बेंगलुरु में हुई थी, ये CSIR का ही एक घटक है, ये CSIR का ही है। NAL इज कॉन्स्टिट्यूंट of the CSIR established in 1959 in Bengaluru is the only government aerospace R&D laboratory। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर गवर्नमेंट का एकमात्र एरोस्पेस लेबोरेटरी है। कौन सा? तो NAL है। ये कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है ये, और ये CSIR के तत्वावधान में काम करता है, और ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला है, कौन सा देश सऊदी अरब के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अगला सवाल है, सऊदी अरब चर्चा में रहता है, छोटा सवाल है। जॉर्डन, इराक, इजराइल, कुवैत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, इजराइल की सीमा डायरेक्टली नहीं लगती है। कौन सा राज्य पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं शामिल है? इजराइल और जो सऊदी अरब है उसके बीच में छोटा सा आप देखेंगे स्पेस बस बाकी है, बाकी ये दोनों बहुत करीबी देश हैं। जॉर्डन इनके बीच में आ जाता है, इसलिए सीमा नहीं लग पाती है। इसका आंसर C हो जाए। कौन सा राज्य पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं शामिल है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जिसको बोला जाता है, अगर आप सही से बनाएंगे तो इस प्रकार से है, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे राज्य शामिल हैं। ये पूछा जाए कौन सा राज्य इसमें से शामिल नहीं है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा D, आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। 7 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं पश्चिमी घाट के साथ में। गुजरात से शुरू करके आप तमिलनाडु तक आ सकते हैं, गुजरात से शुरू करके तमिलनाडु तक आ सकते हैं। ये सभी के सभी पश्चिमी घाट के तहत आते हैं, इन सभी को टच करता है ये। ओके, इसका आंसर हो जाएगा D, इसका आंसर D हो जाएगा। हाल ही में स्माइल योजना चर्चा में थी, यह किससे संबंधित है गुरु? स्माइल योजना मैंने पढ़ाया था, भूल गए होंगे मुझे पता है, बताइए किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये C है, आजीविका और उद्यम संवर्धन के लिए योजना है। इसको ज़रा इंग्लिश में भी देखेंगे, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज इन्हेंसमेंट स्कीम है ये, ठीक है। मतलब नए उद्योगों के लिए आप बोल सकते हैं। मैं बता देता हूं इसके बारे में और भी। 2021 में आजीविका और रोजगार के हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता के लिए इसको शुरू किया गया था, उद्यम स्माइल योजना, जिसका उद्देश्य विकास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। भारत की शुरुआत की गई। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ शामिल था। ये मुख्य रूप से आजीविका और उद्यम संवर्धन के लिए योजना है, इंटरप्राइजेज को लेकर ये योजना होगा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019, जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको लेकर एक अधिनियम बना था। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ट्रांसजेंडरों के लिए काफ़ी अच्छे खासे काम किए गए हैं, ये तो सही बात है, जिसमें उनके लिए आरक्षण से लेकर उनके लिए नौकरी और सभी जगहों पर उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम किया गया है, ये मानते हुए कि वो भी इंसान ही होते हैं। भारत की 2011 जनगणना 2001 के बाद देश के ट्रांस जनसंख्या की संख्या को शामिल करने वाली दूसरी जनगणना थी।
2001 में पहली बार ट्रांसजेंडर की गणना की गई, जो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। उसके पश्चात 2011 में किया गया। ये दूसरी मात्र जनगणना थी जिसमें ट्रांसजेंडरों को हमने गिना, नहीं तो हम गिनते तक नहीं है ना। क्या ये सच्चाई है? कौन सा इसका सही हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाए? ट्रांसजेंडरों की परिभाषा को उल्लेख किया गया है इस अधिनियम में, पहला एक्ट वही है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है यहाँ पर, दूसरा गलत है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के अनुसार ट्रांसजेंडर का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका लिंग जन्म के समय उसे सौंपे गए लिंग से मेल, मतलब जन्म के समय जो उसका लिंग था आगे जाकर उसका वो लिंग नहीं रहता है, उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। इसमें अंतरलिंगीय भिन्नता वाले ट्रांस व्यक्ति, लिंग विषम लैंगिक या किन्नर और बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। 2011 की जनगणना देश की पहली जनगणना थी जिसमें देश के ट्रांस आबादी की संख्या को शामिल किया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उससे पहले हम देश में केवल महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या को हम काउंट करते थे, ट्रांसजेंडर को हम काउंट नहीं करते थे। हम देश में जानवरों को काउंट करते आ रहे हैं कई सारे वर्षों से, 2011 से पहले से हाथी, शेर, बाघ इनकी संख्या में पता थी। ट्रांसजेंडरों को हम नहीं काउंट करते थे। 10 साल पहले की बात है जब हमने उनको काउंट करना शुरू किया है। ठीक है, तो रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 4.8 मिलियन भारतीय ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो पहचाने भी नहीं जाते, वो अपनी पहचान छुपा लेते हैं। स्माइल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह केवल ट्रांसजेंडरों के लिए एक आर्थिक संवर्धन योजना है। योजना का ध्यान पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेजीकरण पर केंद्रित है। इसमें छात्रवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं है। स्माइल योजना के बारे में इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। कौन सा कथन सही है? यह भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद एक नई योजना है। स्माइल के तहत उन्हीं को हमें पुनर्वास करना है, उन्हीं के लिए हमें उद्यम वगैरह पर ध्यान देना है। इस योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, शहरी स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों का उपयोग का प्रावधान किया गया है। मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए समर्पित आश्रय गृह स्थापित किए जाएंगे। और उससे ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत ट्रांसजेंडर जो होते हैं, 7वीं था शायद यहाँ पर, विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर या छात्रवृत्ति प्रदान करता है ताकि वो अपनी शिक्षा भी पूरा कर सकें। ट्रांसजेंडर जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप वगैरह का भी इंतजाम इसमें किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, इस पे नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की अनुमानित जनसंख्या का 17% है। पहला स्टेटमेंट है। अगला है 1980 के दशक से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो गई है। 1980 के पश्चात कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है, ग्रोथ रेट, भारत की जनसंख्या 60 है, बढ़ रही है 10% के रफ्तार से, तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी, है ना। कि 10% क्या हो गया? जनसंख्या का ग्रोथ रेट पूछ रहा है आपसे। ग्रोथ रेट जो है, जनसंख्या वृद्धि धीमी हो गई है क्या 1980 के पश्चात। देश में कुल प्रजनन दर 3 से नीचे है। कुल प्रजनन दर होता है कि एक महिला अपने प्रजनन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, वो पूछा जा रहा है आपसे। 3 से नीचे है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? एक अनुमान ये भी है कि 2100 ईस्वी तक, अभी कौन सा चल रहा है? 2024, तो 2100 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या जो है वो घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पर सही है बंधुओं, सही कथन ही पूछा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की अनुमानित जनसंख्या का 17% है। हमने पॉपुलेशन का सेंसस नहीं किया अभी। अनुमान है जो यूएन का, उसके अनुसार भारत की आबादी 142 करोड़ है। चीन से कुछ करोड़ हम ज़्यादा हैं, कुछ करोड़, कुछ लाख करोड़ में कुछ करोड़ ज़्यादा हैं हम। 142 करोड़ है और दुनिया की आबादी का 17% है हम। कितना? 17%। एक चीज़ और है, एक मैं बताता हूँ, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि धीरे धीरे करके पुरुषों की आबादी, जो रिसर्च बता रही है वो, पुरुषों की आबादी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, पृथ्वी से कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, और महिलाओं की आबादी दुनिया में अब ज़्यादा हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 2030 तक भारत की जनसंख्या 1.46 अरब तक पहुँचने की उम्मीद है, जो विश्व की अनुमानित जनसंख्या का 17% हो जाएगा 2030 तक। यद्यपि भारत में 1970 के दशक तक जनसंख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई, उसके पश्चात वृद्धि दर धीमी हो गई तथा प्रजनन स्तर में लगातार गिरावट आई है।
यह गिरावट जो कुल प्रजनन दर TFR में परिलक्षित होती है, भारत की जनसांख्यिकी की दिशा को आकार देने में सहायक रही है। वर्तमान में 2.1 है भारत का TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको कहा जाता है। और 1970 के दशक के पश्चात से जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और उसके पश्चात हमने देखा कि धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लग गया। PM स्वनिधि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बंधुओं? इसको कहा जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। दो योजनाएं होती हैं, कोई भी योजना दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार क्या होता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, और दूसरा क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर की योजना। अगला है कि यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है। यह योजना भारत के सभी राज्यों के लिए उपलब्ध है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी। केवल दूसरा यहाँ पर सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो पूर्णतः आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। 100% केंद्र सरकार द्वारा होता है। यह योजना केवल उन राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लाभार्थियों को उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनिमय अधिनियम 2014 के तहत में नियम और योजनाएं अधिसूचित की हैं। ये सभी के लिए नहीं है जिन्होंने इस अधिनियम को लागू किया था। स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए ये योजना था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AB, एग्जाम में भी ऐसे ही दे देगा, PMJ कितने परिवार को कवर किया गया है? तो करीब में 12 करोड़ परिवार को कवर किया गया है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार बता रहा हूँ। MS स्वामीनाथन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इनका डेथ हो गया था, उसके पश्चात ये सवाल पूछा जा रहा है। उनका जन्म भारत के केरल राज्य में हुआ था। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में उनकी मृत्यु हो गई। 1942-43 के बंगाल अकाल से बहुत प्रभावित थे वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। उनका अगस्त 1925 में कुंभकोणम तमिलनाडु भारत में जन्मे थे वो। महात्मा गांधी के सिद्धांत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो मानते थे कि साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं उसके द्वारा ही लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। कृषि वैज्ञानिक के रूप में भारत क्या दुनिया में प्रमुख वैज्ञानिकों में उनका नाम आता है और भारत में हरित क्रांति को लागू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके अलावा भी उन्होंने जीवन भर केवल किसानों के लिए ही काम किया। स्वामीनाथन जी, उनकी डेथ हुई थी तो इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में उनका लक्ष्य चिकित्सा क्षेत्र में कैरियर बनाना था, लेकिन 1942-43 के बंगाल अकाल के कारण उन्होंने अपना ध्यान कृषि की ओर केंद्रित कर लिया। यह एक दुखद घटना थी जिससे उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 42-43 का बंगाल अकाल जो था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में हुआ था, ये ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया अकाल था, ये नेचुरल अकाल नहीं था। सारे अन्न जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए सैनिकों के लिए दे दिए गए, जिससे बंगाल का सड़कों पर लोग मर मर के गिर रहे थे और करीब में 5 से 6 करोड़ आबादी उस समय निपट गई थी। केवल बंगाल के इलाकों में 30 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। उस अकाल का फोटो जरा सर्च करके देखिएगा, आप डर जाएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। संविधान जम्मू कश्मीर ST आदेश संशोधन विधेयक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इस जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजाति की सूची में 4 जातीय समूह शामिल हैं। गुज्जर समूह इस सूची में शामिल 4 समूहों में से एक हैं। कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 लाया गया था, जिसमें किस किस को? तो गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह शामिल थे। इन 4 जातीय समूहों को शामिल करने पर ST में, शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने पर केंद्र सरकार का यह आदेश जारी किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा A। भारत का प्राकृतिक विरासत पशु कौन सा है? भारत का प्राकृतिक विरासत पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, हाथी है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश बाढ़ चर्चा में था। कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। कितना छोटा सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। सभी राज्यों से लगता है, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, इन सभी से सीमाएं लगती हैं हिमाचल की। स्टेट वाइज भी मैप देखकर जाइएगा। 69 BPSC में उन्होंने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा था कि उत्तराखंड जो राज्य है इसकी कौन से ज़िले की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है, ये पूछा था शायद। इसी प्रकार का एक सवाल 69 BPSC PT पूछा है ना। अब आप बोलोगे उत्तराखंड राज्य थोड़ी ना हमें पढ़ना है। नहीं पढ़ना है। दरअसल पिछले साल बहुत भयंकर बाढ़ वगैरह आई थी हिमाचल उत्तराखंड में, इसलिए पूछा गया था आपसे। 1972 के बाद से ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराया है?
इस समय हराया था, तो इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिसके कारण से चर्चा में था, मैंने आपको करवा दिया है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बंधुओं? इंग्लिश में इसको कहा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या है यहाँ पर, तो इको सेंसिटिव जोन, ये आपको ज़रूर ध्यान में रहेगा। इको सेंसिटिव जोन इसको कहा जाता है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है। राज्य सरकार संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 किलोमीटर या उससे आगे के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकती है। यह प्रावधान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। कितना शानदार सवाल है, छोटा सा, और आपके एग्जाम के लिए सबसे अच्छा रहेगा ये। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, दोनों गलत है यहाँ पर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में प्रावधान है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत में 1986, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। पहला है 1972 का, दूसरा है 86 का। ठीक है। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को भी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र या पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र, जिसको क्या कहा था, ESZ, घोषित करना चाहिए। ये कहा गया 10 किलोमीटर के आगे नहीं, बल्कि उनके भीतर आने वाले क्षेत्र होते हैं, उनको आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं। हालांकि 10 किलोमीटर का नियम एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए सीमा अलग अलग हो सकती है। 10 किलोमीटर से परे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा अगर चाहे 10 किलोमीटर की सीमा से परे जाकर भी क्या कर सकता है, तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। और इको सेंसिटिव जोन जब घोषित होता है तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर प्रतिबंध लग जाता है। आप इकोलॉजी में जो चैप्टर होता है, जहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, संरक्षण पढ़ते हैं, जिसमें वन्य जीवों का संरक्षण होता है और पेड़ पौधों का संरक्षण होता है, तो उसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। वहीं पर सारे टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व और उसके बाद से वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। उनके कोर एरिया क्या होते हैं, बफर एरिया क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है डिटेल में। किस एरिया में किस प्रकार की हरकतों के अलाउ किया जाता है, वो भी पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, IUCN का रेड लिस्ट जो होता है, जिसमें वल्नरेबल, क्रिटिकल, एंडेंजर्ड ये जो होता है, ये किस आधार पर तय किया जाता है, ये भी इकोलॉजी के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में कौन से गगन यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी? इसका आंसर है बी, शुभांशु शुक्ला ने। शुभांशु शुक्ला गया था किसके तरफ से, तो नासा का मिशन था एक्जियोम करके। हाल ही में एक्जियोम 4 मिशन खबरों में था, इसके बारे में कथनों विचार कीजिए। शुभांशु शुक्ला नाम है इनका। एक्जियोम स्पेस एक रूसी निजी वित्त पोषित अंतरिक्ष अवसंरचना डेवलपर है। इसका लक्ष्य ISS पर 14 दिनों तक रहना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाए, गलत कथन को चुनना है हमें। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही, केवल 1 गलत है यहाँ पर, दूसरा बिल्कुल सही है। नासा और अमेरिका के निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष अवसंरचना डेवलपर एक्जियोम स्पेस ने ISA के लिए चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसे अगस्त 2024 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाना है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को नासा अंतर्राष्ट्रीय साझेदार में और SpaceX द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें भारत अमेरिकी अंतरिक्ष सहयोग लक्ष्यों के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यान प्रणाली और आपातकालीन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और एक्जियोम के लिए जो शुभांशु शुक्ला है, क्या इनका नाम है, शुभांशु शुक्ला, इनको भेजा गया है एक्जियोम के लिए। ओके। हाल ही में इवाना गर्शकोविच खबरों में है, ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अमेरिकी पत्रकार थे जो रूस में गिरफ्तार थे, उनको छोड़ा गया था और ये कहाँ पर पहुँचे थे, तो अमेरिका पहुँचे थे। और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही भारत और टोगो के प्रतिनिधियों के बीच में एक बैठक हुई। टोगो की राजधानी कहाँ है? टोगो देश है एक जो प्रशांत महासागर द्वीपीय देश है। टोगो की राजधानी कहाँ है, ये पूछा जा रहा है आपसे। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, लोम है ये इस देश की राजधानी। लोम नाम है इसका, लोम नाम है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसके आगे का सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। कोई भी स्टेट स्पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा, UPPSC, इनफैक्ट UPSC की भी तैयारी कर रहे होंगे आप, तो सबसे बेस्ट करेंट अफेयर होगा ये आपके लिए, UPSC के लिए भी। मैं जानता हूँ भाई UPSC क्या है, हवाई थोड़ी ना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप इसको भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।